किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। फूलों की खेती कर रहे किसान से मुलाकात। जायद में कद्दू की खेती कम समय में अधिक आय का जरिया। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिला हजारीबाग के दारू प्रखंड स्थित पेटो निवासी अजय कुमार से, जो बंजर पड़ी भूमि पर रंग बिरंगे फूलों की खेती कर रहे हैं और उससे अच्छी आय कमा रहे हैं। तो किस प्रकार से करते हैं फूलों की खेती, इस बारे में आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिला हजारीबाग के प्रगतिशील किसान अजय कुमार से, जो विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छी आय ले रहे हैं। अजय कुमार पेशे से एक निजी स्कूल में शिक्षक थे और कोरोना काल में इनकी नौकरी जाने के बाद ये बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद इन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई। अजय ने हौसला बनाए रखा और लीज पर जमीन लेकर फूलों की खेती शुरू की। अभी हम यहाँ खेती चालू किए हैं 3 साल से, जो अभी काफ़ी प्रोग्रेस में है। अभी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद अभी समझ में आ रहा है कि फूल का खेती में कुछ मुनाफा भी है, और हम इसको लगातार कर रहे हैं 3 साल से। और अभी गुलदाउदी लगाए हैं, इसको बंगाल में इसे गुलदाउदी बोलते हैं, और इस वैरायटी को बाहर की महाराष्ट्र तरफ इसे सेवंती बोलते हैं। मतलब अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए 1600 पौधे मंगाए, और इसके हम आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रैक्टिस का काम चल रहा है इसमें। और भी फूल लगे हैं, ग्लेडुलस लगे हैं, और कामनी पत्ता लगा है, उधर गेंदा लगा है। अभी 3-4 फूल लगे हुए हैं ऐसे में। इस समय अजय कुमार ने खेत में 1600 गुलदाउदी, 3000 गेंदा, 1000 ग्लैडियोलस, 200 कामिनी और 100 डहेलिया के पौधे लगाए हैं। 18 दिसंबर को उन्होंने पौधे लगाए और 1 मार्च से वो फूल बेच रहे हैं। उन्होंने फूलों की खेती के लिए 10,000 रुपए पूंजी लगाई थी और अब इससे बेहतर आय हो रही है। सब जो लोग खेती करता है तो उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे प्रॉब्लम तो इसमें भी आता है, लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर हम नया जनरेशन का किसान है, अगर नया किसान है तो हमको नया काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने फूल का खेती चालू किया है। उसमें देखिए रिस्पांस पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब रिस्पांस आने लगा है, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है। अभी तक सरकारी योजना में से मुझे मनरेगा से कुआं मिला है, उसके बाद मुझे बिजली मिली है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से। कृषि विभाग से कृषि विभाग ने मुझे लाइन दी है, और उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजना थी सोलर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके तहत मुझे सोलर प्लेट मिली है। मुझे इतना कुछ मदद किया है। हमारी इस बंजर भूमि पर पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर मतलब एक भूत बसने जैसा ये ज़मीन था, और यहाँ पूरा झाड़ी था। इस शायद मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि इस बंजर भूमि को श्रृंगार करना है
वही कर्तव्य समझकर हम यहाँ पर अपना काम चालू कर रहे हैं, किए हैं और कर रहे हैं। और बस एक ही ख्वाहिश है हमसे कि सरकार ने मुझे एक पॉली हाउस दे दे, एक ग्रीन हाउस दे दे, तो मैं गारंटी देता हूँ अपने भी कमाऊँगा और यहाँ से 150 लोगों को रोज़गार भी दूँगा। कि पहले तो हम शिक्षक थे, अभी भी हैं, और जब परेशानी जब आई थी 2019 लॉकडाउन में, उसी समय से हमारे इस सेक्टर में दिमाग क्रिएट हुआ, इसीलिए हम इस सेक्टर में आ गए और मन लग गया। तो अब अच्छा चल रहा है, सब पार्टी यहीं पर आता है, पैसा कैश देता है और यहीं से माल चला जाता है मेरा। ये किसान रात के समय अपने खेतों में एलईडी बल्ब की सहायता से खेती करते हैं। अजय बताते हैं कि फूलों की खेती करने के दौरान पौधे देने वालों ने उन्हें बताया था कि बल्ब की रोशनी फूलों पर पड़नी चाहिए, ऐसे में पौधे जल्दी तैयार होंगे। ऐसे में समय से पहले ही पौधे तैयार हो गए और पूरा खेत फूलों से खिल उठा। बल्ब लगाने से उन्हें दूसरा फायदा ये हुआ कि उसके खेत में जंगली जानवरों की आवाजाही बंद हो गई। फूल का जो एक्सपर्ट किसान है, ये इसका तकनीकी कहता है कि जब तक आप एलईडी बल्ब नहीं लगाइएगा रात में, तब तक ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से ये पौधा लगा हुआ है। पौधा लगाने के 15 दिन के बाद एलईडी बल्ब लगाया जाता है पौधा को ग्रोथ करने के लिए। ये प्रक्रिया आपका 55 दिन तक चलता है। अगर उसमें भी एक नियम है कि अगर पौधा अगर ग्रोथ कर गया है, इसमें कली आने लगा है, तो बल्ब को ऑफ रखना है। अब जैसे कि हमारा फूल खिलने लगा है, अब कल से इसमें बल्ब का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। देश में किसान अब कम वक्त में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती को ज्यादा करने लगे हैं। कद्दू भी इसी तरह की फसल है। इसकी खेती कर किसान सिर्फ 3 महीने के अंतराल में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें जायद में कद्दू की खेती, इसके लिए देखिए अन्नदाता की खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, कद्दू की फसल के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को अच्छा माना जाता है। हमारे देश में कद्दू की खेती बारिश के मौसम में की जाती है, लेकिन गर्मियों का मौसम कद्दू के पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त बीजों के अंकुरन के लिए 20 डिग्री तापमान और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री के तापमान को अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है तो आप गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करके कम समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो इनमें प्रमुख है पूसा विश्वास, काशी उज्जवल, DAGH 16, काशी धवन, पूसा हाइब्रिड 1 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके कद्दू का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कद्दू की खेती को करने के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कद्दू की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसकी फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक जल भराव वाली भूमि को इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। कद्दू की अच्छी फसल के लिए जमीन का pH मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। कद्दू की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दे।
ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके। फिर आप खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी में मिलाएं। खाद को ठीक से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा लगवाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। यदि आप कद्दू के पौधे से अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत तैयार करते समय उपयोग करें। उसके बाद 40 किलो नाइट्रोजन को खड़ी फसल में सिंचाई करते समय 2 बार देना चाहिए। कद्दू के बीजों की रोपाई पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च या अप्रैल के महीनों में की जाती है और वहां स्थान जहां सिंचाई कम की जाती है वह इसके लिए बीजों की रोपाई को बारिश के मौसम में जून में करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई क्षेत्रों में इसे अगस्त माह में उगाया जाता है। कद्दू के बीजों की रोपाई को किसान अपने हाथ से ही करते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 3 से 4 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें थीरम या मैकोजेब की उचित मात्रा का घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को खेत में तैयार की गई क्यारियों के बीच में तकरीबन 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वही रोपाई किए गए बीजों के मध्य तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। इसमें पौधे के विकसित होने में आसानी होगी। कद्दू के पौधे में बीजों के अंकुरन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने पर ही इसके पौधे पर लगने वाले फल अच्छे से विकास कर पाते हैं। कद्दू के खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए बीज रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को सप्ताह में 1 बार पानी देना जरूरी होता है। कद्दू के पौधे का फैलाव बेल के रूप में होता है, इसलिए इसके पौधे को खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसके पौधे को 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली गुड़ाई को बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई को 40 से 50 दिन के मध्य करना चाहिए। इसके साथ गुड़ाई के समय पौधों की जड़ों पर मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। कद्दू के पौधों में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पश्चात बाशालीन की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम में बदलाव होते ही पान की खेती करने वालों किसानों के लिए काफी परेशानी होने लगती है, क्योंकि इस समय अनेक प्रकार कीट और रोग पान की फसल लगने लगते हैं और पत्तियों की क्वालिटी खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में किसान थोड़ा सतर्क रहते हुए समय से इनका नियंत्रण कर ले तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए पान की फसल में पौध सुरक्षा के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के फार्म मैनेजर डॉक्टर चंदन कुमार से। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये
कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है, पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों के जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्णिल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्णचित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है, पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मेलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बारा, जिला भागलपुर के कृषक गोपाल राय ने। ये पपीता की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम जानते हैं पपीता को हम 3 साल में 3 बार लगा सकते हैं।
गर्मा के लिए अभी लगाते हैं, खरीफ के लिए जून में लगाते हैं और रबी में हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, जिसके लिए नर्सरी हमको तैयार करना होता है। गर्मा में लगाने के लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं दिसंबर जनवरी में। दूसरा चीज़ है कि पपीता की बहुत सारी वैरायटी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पुणे सिलेक्शन 1, 2, 3 है, कोयम्बटूर सीरीज है, रेड लेडी 786 रेड बेबी पर भी जा रहे हैं। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि उनके यहाँ जो पपीता अच्छा कर रहा है, उस पपीता के बीज को भी आप वो लगा करके अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। अभी जिन किसान भाइयों ने अपना पौधशाला तैयार कर रखा है, उन किसान भाइयों को अभी उसके लिए गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। पपीता लगाने के लिए किसान भाइयों को 2 घन फीट का गड्ढा करें। 2 घन फीट के गड्ढा करने के उपरांत में 6 इंच की जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको अलग रखें और 6 इंच के नीचे की मिट्टी है उसको वो अलग रखें। गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ दें ताकि गड्ढे के अंदर जो भी उसका कीट है, फफूंद है, वो धूप में लग करके कुछ न कुछ समाप्त होगा। जो क्षेत्र है पपीता को मुख्यतः हम लोग 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन हम पपीता को 1 गुना 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर पर भी लगा सकते हैं। अगर हम पपीता को 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं तो हमारा 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधा आता है। लेकिन अगर हम 20 सेंटीमीटर घटाते हुए 1.8 गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं तो पपीता का पौधा लगभग हमारे यहाँ 586 पौधा बढ़ जाता है। 3086 पौधा प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो अगर प्रति हेक्टेयर इतना पौधा हो जा रहा है, 586 पौधा का हमको लाभ प्राप्त हो रहा है उसी प्रबंधन में, तो किसान भाइयों को इसके सघन की तरफ बढ़ना चाहिए। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर न सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि गड्ढे का ढाल पौधे की तरफ हो। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। उसके उपरांत कुछ दिन खुला छोड़ने के बाद जो आपने नीचे की मिट्टी निकाली है उसमें आप कम से कम उसमें 2.5 kg कंपोस्ट मिलाएं, उसमें 50 ग्राम DAP मिलाएं, 50 ग्राम पोटास मिलाएं और कार्बन डाइजिम भी मिला सकते हैं, डाइथेनियम 45 भी मिला सकते हैं, या आप कुछ दिन 2-3 दिन विलम्ब से उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी मिला सकते हैं। जो कंपोस्ट वाली मात्रा है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला दें और कुछ दिन रुक करके इसको पूरे को मिक्सचर को मिला करके गड्ढे की भराई कर दें। नीचे वाली मिट्टी को, जो ऊपर 6 इंच का जो मिट्टी निकला था उसको नीचे डाल दें और ऊपरी भाग में मिट्टी, बाद में जो मिट्टी निकला है 6 इंच के बाद का मिट्टी जिसमें आपने खाद डाला है, उर्वरक डाला है, उस मिट्टी को ऊपर में डाल दें। अब आप इसको बढ़िया से गड्ढे को पटा दें। पानी से पटाने के कारण मिट्टी को स्वतः जब बैठता है ना, तो जब पौधा लगाते हैं उसमें तो मिट्टी उसका भरभराता नहीं है, गिरता नहीं है, जिसके कारण पौधा बीच वाले अवस्था में टेढ़ा नहीं होता है। शाम के समय में आप पपीता का पौधा लगाएं। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। पपीता का पौधा लगा करके उसमें हल्की हल्की सिंचाई करें, हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। जब पपीता के पौधे में ग्रोथ आना प्रारंभ, जब बढ़वार आना प्रारंभ हो जाता है, लगता है कि पौधा मेरा लग गया है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ी मात्रा में आप उसमें 10 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम कंपोस्ट और थोड़ा सा जो मुर्गी का खाद होता है 1-2 चम्मच मिला करके एक मिक्सचर तैयार करें और उस मिक्सचर को आप
15-15 दिन के अंतराल पर आप अपने पपीता के पौधा में देते रहें। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। दूसरा है कि जब पपीता लगाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों को इसके पपीता के बीच में अंतर्वर्ती फसल लगा सकते हैं। जैसा उन्होंने अभी जैसे प्याज लगा रखा होगा हमारे किसान भाई, तो प्याज के बीच में पपीता को लगा लें। हमेशा उस तरह के फसल का चयन करना चाहिए जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पपीता पानी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से पपीता को मरने की संभावना है। हल्का पटवन लें, लगातार उसमें खाद उर्वरक आप देते रहें। 15 दिनों के अंतराल पर आपका फसल बढ़िया से चलेगा, अच्छा से चलेगा। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।